चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और वो पहला चैप्टर क्या था? बायोटेक्नोलॉजी के You're now connected to Boatstone Grenade. प्रोसेसेस, बेसिक सिद्धांत जो है या जो भी प्रक्रिया हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में वो हमने जानी। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। कौन कौन से अलग अलग क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स का फील्ड हो, मेडिसिन का, एग्रीकल्चर का, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से ये एक क्रांति के रूप में उभर के आया है ये क्षेत्र बायोटेक्नोलॉजी का। क्या क्या फायदे हैं इसके और अगर कहीं कोई नुकसान है तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए तो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। कागज कलम तैयार रखिएगा, यानी कॉपी पेन तैयार रखिएगा, ताकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप साथ के साथ नोट करें और उन्हें रिवाइज भी करें। इजाजत है जी? चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ। थोड़ी सी जनरल बातें डिस्कस करते हैं पहले। थ्रू आउट वर्ल्ड अगर हम देखें जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से वर्ल्ड के मैप में उन कंट्रीज को मार्क करके दिखाया है। आप ठीक है जी, देख पा रहे हैं ये सभी एरियाज, राइट? नो, क्या समस्या हमें एक मेजर समस्या फूड रिसोर्सेज को लेकर के यहां पे देखने को मिलती है? दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी इज वाइड स्प्रेड। विटामिन ए आप जानते हैं रेटिनॉल। हम अपनी डेली डाइट में क्या क्या चीजें खाते हैं भाई बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, नो डाउट स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स भी हमारी डाइट का हिस्सा होते हैं। आप चाहे एनिमल डाइट ले रहे हैं, वेज डाइट ले रहे हैं, तो बनी तो सेल से ही है। सेल हैज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैज न्यूक्लिक एसिड्स, तो माइनर कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड्स भी है। विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये तीन चीजें भी हम लेते हैं, है ना? विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, राइट? विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आप पढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है खट्टी चीजों में जो पाया जाता है। विटामिन जो फैट सॉल्युबल है वो कौन कौन से? ए, डी, ई, के। चलो एक हल्का सा रिकॉल हो जाएगा आपको भी। ए, डी, ई एंड के, ये कौन से विटामिन्स हैं? दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। नाउ हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं विटामिन ए का। विटामिन ए का दूसरा नाम होता है बेटा रेटिनॉल। हमें क्यों चाहिए विटामिन ए? आपने अक्सर सुना होगा ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। देखिए रेटिना का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स। रॉड में रोडोप्सिन, कोन्स में आयोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन किससे बना है? रेटिनीन एंड ऑप्सिन, ऑप्सिन प्रोटीन है। तो जो रेटिनीन होता है, याद है, रेटिनीन इज एन एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का विजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्दी विजन के लिए विटामिन ए हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए। रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन्स हैं उनका जो रेटिनीन है वो विटामिन ए से बनता है। विटामिन ए स्वयं किससे बनता है? विटामिन ए बीटा कैरोटीन से बनता है बेटा, याद रखना। बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए के लिए। नोट करते जाएंगे आप लोग ये बातें साथ साथ। हमारा लिवर विटामिन ए बना सकता है बीटा कैरोटीन से, याद रखिएगा। डाइट में तो हम लेते ही हैं, लिवर में भी ये काबिलियत होती है कि वो विटामिन ए बना लेता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, वो भी कई तरह के विटामिन बनाते हैं। विटामिन बी वन, बी टू, बी 12, बायोटिन, विटामिन के।
तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विटामिन बनते हैं। बचपन में आप अक्सर पढ़ते हैं ये चीजें, विटामिन डी बनता है भाई सनलाइट से, है ना, टोकोफेरॉल, विटामिन ई जो सॉरी, विटामिन डी दैट इज कैल्सिफेरॉल, राइट, विटामिन ई इज टोकोफेरॉल। तो हम कहते हैं ना स्किन में विटामिन डी बन जाता है सूर्य की रोशनी से। तो केवल विटामिन डी नहीं है हमारे शरीर बनने वाला, गट बैक्टीरिया भी कई तरह के विटामिन बना रहे हैं, और लिवर बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बना लेता है, ठीक है। थैलेमिया कहते हैं, एंड इवन नाइट ब्लाइंडनेस। तो थ्रू आउट वर्ल्ड देखा गया है जहां जहां डेवलपिंग कंट्रीज हैं भाई, वहां पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी बड़ी वाइड स्प्रेड है ना। राइस, चावल जो है स्टेपल फूड है, मुख्य आहार है बहुत से देशों में। गेहूं से ज्यादा चावल का इस्तेमाल होता है। जो चावल खाते हैं आमतौर पे हम, व्हाइट राइस, इट लैक्स सम न्यूट्रिएंट्स, जैसे उसमें विटामिन ए नहीं होता। सो भाई दुनिया भर में बहुत से देशों में ऐसा है कि केवल जो गरीब जनता है उनका आहार जो है वो अगर सिर्फ और सिर्फ चावल ही है, और वो उबले हुए चावल नमक के साथ या हल्की फुल्की किसी भी चीज के साथ खा रहे हैं, तो भाई उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन ए उनकी डाइट में जा ही नहीं रहा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा भाई क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि इस प्रकार का चावल बनाया जाए, ऐसे राइस का उत्पादन किया जाए जिसमें नेचुरली विटामिन ए जो है वो किसी फॉर्म में प्रेजेंट हो। कि मान लो अगर बीटा कैरोटीन की फॉर्म में है तो शरीर में जाएगा तो वो विटामिन ए में बदल जाएगा। गोल्डन राइस सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। अब आप देखिए, ये वाला नॉर्मल चावल आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला दिख रहा है जी गोल्डन राइस, हल्का सा येलोइश या गोल्डन से कलर का। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में कि किस प्रकार से हम बना पाए इस तरह का चावल, इस तरह के राइस। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी क्रांति लाई है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है जी। ये एक एग्जांपल आप समझे विटामिन ए वाली, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, नाइक्टेलोपिया भी कहते हैं उसे, नोट कर लो आप बात, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। इसे नैक्टेलोपिया भी कहते हैं, और इसके अलावा कॉर्निया भी ड्राई हो जाता है, विजन में प्रॉब्लम होती है, ज़ेरोप्थेल्मिया, ड्राइंग ऑफ द कॉर्नी, ज़ेरोप्थेल्मिया, ठीक है, स्किन भी ड्राई होने लगती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। So let's understand the applications of biotechnology. हमने गोल्डन राइस का एग्जाम्पल लेकर के एक शुरुआत करी इस चीज को समझने की कि किस प्रकार से जो गोल्डन राइस है उसने इस समस्या को कुछ हद तक सॉल्व करा। ना, बायोटेक्नोलॉजी में जो मेन रिसर्च के एरियाज हैं वो क्या है भाई? नंबर 1, कैटालिस्ट प्रोडक्शन। कैटालिस्ट बनाया जाएगा भाई, क्या है ये कैटालिस्ट? अच्छा, इन जनरल आप कैटालिस्ट वर्ड का इस्तेमाल केमिस्ट्री में करते हैं ना, जैसे एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। एंजाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, सो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो किसी रिएक्शन का रेट स्पीड अप कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। सो बायोटेक्नोलॉजी में मेन रिसर्च एरिया में फोकस कहां है? कैटालिस्ट प्रोडक्शन में, दैट इज फॉर्म ऑफ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, कि किस तरह से हम प्योर एंजाइम या माइक्रोब हम बना पाएंगे। सेकंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर द कैटालिस्ट टू एक्ट। जो कैटालिस्ट हमने बना लिया उसके कार्य करने के लिए फेवरेबल ऑप्टिमल कंडीशंस होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा। और तीसरा, कैटालिस्ट प्यूरिफिकेशन बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। याद है ये चीज? पिछले सेशन में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बताया था कि भाई उस माइक्रोब ने जो प्रोडक्ट बना लिया किस तरह से उसे आइसोलेट करना है, प्यूरिफाई करना है, पैक करना है, कमर्शियली अवेलेबल कराना है। तो ये चीजें हमने पढ़ी है ना, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला, उसमें मैंने आपको अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बताया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होती है? बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे। बायो रेमिडिएशन, मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं जी आपके लिए। देखिएगा इधर, गौर फरमाइएगा। बायो रेमिडिएशन समझेंगे इसके बारे में। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई। कितनी सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपको देखने को मिलती हैं। बीटी कॉटन का हम जिक्र करेंगे, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग। फ्लेवर सेवर टमेटो, गोल्डन राइस, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। मेडिसिन के क्षेत्र में ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इंटरेस्टिंग। प्रोसेस्ड फूड्स, एनर्जी प्रोडक्शन। शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो जहां बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है ना। इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन, और भी कई तरह के हार्मोन्स हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग फील्ड्स हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होता है। चलिए आज हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी में कहां इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में जरूरत ही क्या है, हमारे पास ऑलरेडी भी तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं बहुत सारी। चल इत्मीनान से समझते हैं इस चीज को कि समस्याएं क्या हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और उनके ट्रेडिशनल समाधान क्या है हमारे पास, और बायोटेक्नोलॉजी ने हमें क्या बेहतर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे ना। एग्रीकल्चर में लो यील्ड के जो कम उत्पाद हो रहा है, उत्पादन जो कम है, उसकी वजह क्या क्या रहती है ना। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसे जो ऐसे परिवार से संबंधित हैं जहां खेती बाड़ी की जा सकती है, किसानों के परिवार से संबंधित है, तो उन्हें तो ये बातें प्रैक्टिकली देखी होंगी, समझी होंगी, राइट? सुनिए, लो क्वालिटी सीड्स। कोई भी पौधा अगर हमें अपने खेत में उगाना है, कोई फसल हमें बोनी है, तो बीज चाहिए। अगर बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, निम्न कोटि के होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लो क्वालिटी है, तो उपज उस हिसाब से नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी। दूसरी समस्या कि भाई चलो बीज तो अच्छी क्वालिटी के हैं, खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन वो क्रॉप्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। अल्टीमेटली उन क्रॉप्स का इस्तेमाल किस लिए होना है? या तो जानवरों के खाने के लिए चारे के रूप में, या फिर इंसानों के कंज्यूम करने के लिए। और अगर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है, चाहे उपज बहुत ज्यादा है, भाई तो भी फायदा नहीं। पॉइंट है ना, तो भी फायदा नहीं। तीसरी समस्या पेस्ट। भाई ये तो एक बहुत बड़ी बड़ी भयंकर समस्या है। पेस्ट के रूप में सबसे ज्यादा तो आर्थ्रोपोड्स ही हैं, जिसमें इंसेक्ट्स हैं भाई, जो कि कीड़े, जो हम कहते थे हमारी फसलों को खा जाते हैं। सो मान लो बीज अच्छी क्वालिटी का है, क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, परंतु उसके ऊपर कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो रहा है, इंसेक्ट्स हैं या नेमेटोड्स हैं, वर्म्स हैं, तो भी कोई फायदा नहीं। इन समस्याओं से हम निपटते कैसे हैं, राइट? शुरुआत से हम कैसे निपटते आ रहे हैं देखते हैं। लो क्वालिटी सीड जब मैं कहता हूं तो इससे क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो सीड्स जो हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंट ही नहीं है ना। एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हो तो वो उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। और मान लो वो आसानी से जर्मिनेट नहीं करते, तो भी बात ठीक नहीं, सीड क्वालिटी लो कहलाएगी, है ना। सो इसका समाधान क्या करें? आपने पढ़ा होगा, जब मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा था आपको, तब भी मैंने प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, है ना। शुरुआत से ही इंसान की ये दिलचस्पी रही है इस चीज में कि वो बेहतर वैरायटीज प्रोड्यूस करे, चाहे वो अनाज की हो, चाहे फलों सब्जियों की हो, और इवन चाहे एनिमल्स की ही क्यों ना हो, बेहतर वैरायटीज। हमने एक कैरेक्टर किसी एक प्लांट में देखा, दूसरा कैरेक्टर दूसरे में देखा, है ना। हमने चाहा कि भाई हम उन्हें क्रॉस करा के एक हाइब्रिड वैरायटी बनाए, तो ये करा है इंसान। देखते हैं जी, मान लीजिए एक वैरायटी है हमारे पास जो ड्रॉट टॉलरेंट है। ड्रॉट समझ, सूखा पड़ जाना, कि भाई जो कम पानी वाली कंडीशंस में भी ग्रो कर लेती है, ड्रॉट टॉलरेंस है। और दूसरी में हाई क्वालिटी सीड्स बनते हैं, तो हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, ठीक है। ये क्रॉस का साइन दिख रहा है आपको, हमने इन्हें क्रॉस कराया।
और जो अगली जनरेशन मिली उसमें ये कैरेक्टर आ गया कि ड्रॉट टॉलरेंस भी है और हाई क्वालिटी के बीज भी बन रहे हैं। तो भाई मिल गई हमें ये हाई क्वालिटी वाली वैरायटी जिसमें ड्रॉट के लिए टॉलरेंस है और बीज भी अच्छे क्वालिटी के हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि इनमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। ये बात तो हमने पढ़ी थी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करी थी कि भाई ट्रेडिशनल टेक्निक्स अपनाई जाएंगी तो अनडिजायरेबल फीचर्स भी आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑब्टेनिंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स by crossing genetically different plants। जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं उन्हें क्रॉस कर दीजिए और आपको डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। राइट जी। चलो, लो क्वालिटी सीड वाली समस्या का समाधान तो कर लिया। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट क्रॉप्स, एक और समस्या कि भाई खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, बड़ी अच्छी उपज हुई है, लेकिन दो समस्याएं अभी भी हम उनसे जूझ रहे हैं। एक तो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है और दूसरा जो पेस्ट्स हैं वो उनके ऊपर हमला कर दे। ये भी एक समस्या है ना। इनसे कैसे निपटा जा सकता है? चलो जी देखते हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल मतलब केमिकल्स जो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। खेतों में फसलों का बेहतर उत्पादन करने के लिए उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा हो तो हमने खाद का इस्तेमाल करना शुरू कर। एनपीके फर्टिलाइजर सुने आपने? फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, केमिकल जिसमें हम यूज करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल भी होता है। चलिए देखते हैं जी। जब हम साल दर साल उसी जमीन में फसल उगाते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होने लगेगी। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगेगी ना। सॉइल माइट नॉट हैव ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या फिर ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर खेत में नेचुरली सॉइल में सारे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो हमें आर्टिफिशियली वो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। नहीं तो क्या होगा? क्रॉप्स विद लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। भाई प्लांट्स को ग्रोथ के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, है ना, ये सब चीजें चाहिए। फास्फोरस भी चाहिए। और अगर ये नेचुरली मिट्टी में कम है तो फिर फसल में भी वो चीज कम ही आएगी। प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर पाएगा उसे बेहतर तरीके से? सो देयर विल बी क्रॉप्स विद द लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। नाउ किसानों ने इस्तेमाल करने शुरू करे फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल्स दैट कंटेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। लेबोरेटरीज में हमने ऐसे प्रयोग करे और देखा कि अगर हम आर्टिफिशियली ये एलिमेंट्स जो है एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट को देते हैं, वेदर सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जितने भी आपने पढ़े हैं माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सही तालमेल में एक बैलेंस तरीके से दें तो बड़ी अच्छी उपज होती है। राइट। तो फर्टिलाइजर्स का दौर आया है, जो खाद हम डालते हैं। राइट। मैन्योर अलग चीज होती है, फर्टिलाइजर अलग चीज। केमिकल्स दैट कंटेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। लेकिन एक समय के बाद ये भी समस्या बन जाएगी। इससे यील्ड तो बढ़ी, पूरी क्रांति आ गई एक तरह से। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना है आपने? स्वामीनाथन जी का, नॉर्मन बॉरलॉग का सुना आपने? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? देन देयर इज ब्लू रेवोल्यूशन, देयर इज येलो रेवोल्यूशन, देयर इज सिल्वर रेवोल्यूशन आल्सो। ये टर्म्स किन चीजों से रिलेटेड हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। खेत में जब हमने केमिकल्स इस्तेमाल करे तो हम बेहतर तरीके से फसलें उगा पाए, लेकिन ये समय के साथ साथ समस्या बन गए हमारे लिए। जो केमिकल्स या जो कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट्स को मारने के लिए, आप जानते हैं एनवायरनमेंट में भी उनका बड़ा बुरा असर पड़ता है और इंसानी शरीर पे भी बहुत बुरा असर है ना। पहले देखते हैं कि जो पेस्ट वाली समस्या थी इसका समाधान हमने कैसे करा। राइट। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी बता दो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है जी? देखिए सुनिए, पहले पेस्ट वाली बात सुन लीजिए। चलिए देखिए, आप देख पा रहे हैं ये बीटल्स आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स, पत्ते को खा रहे हैं। आपने कई बार टिड्डी दल के बारे में भी सुना होगा, लोकस जो होते हैं।
लाखों करोड़ों की संख्या में खेतों के ऊपर हमला करते हैं और कुछ ही समय में पूरे खेत को चट कर जाते हैं। कई बार आप न्यूज में ये सुनते होंगे कि भाई लोकस्ट ने अटैक करा है या टिड्डी दल आया है और उसे शोर मचा के, ढोल बजा के या थालियां बजा के तो या क्लैपिंग करके भगाया जा रहा है उन्हें खेतों से, नॉइस करके, है ना? कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। सो देयर आर मेनी आर्थ्रोपोड्स एंड देयर आर इवन मेनी नेमेटोड्स, वर्म्स व्हिच अटैक आवर क्रॉप्स। बैंगन की खेती, पर्टिकुलरली ब्रिंजल के केस में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देख पा रहे हैं जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये ब्रिंजल हमारे बैंगन। नाउ इन पेस्ट से निपटने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करे, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करें हमने तरह तरह के, जिससे कि पेस्ट तो मर जाते हैं परंतु वो जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो मिट्टी में भी गए, वो फूड में भी गए, मिट्टी में जाने के साथ साथ पानी में भी किसी न किसी तरह से वो मिक्स हो गए, हमारी फूड चेन का हिस्सा बन गए, नुकसान होने लगे। थ्रू आउट इंडिया कई जगह ऐसी हैं जहां पे इन इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की वजह से कैंसर के बहुत सारे केसेस हुए। आप पंजाब के बारे में पढ़िएगा, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। या इवन कई घरों में ऐसा होता है कि जो कीटनाशक खेतों में इस्तेमाल करे गए, जब उनके कंटेनर्स, केन जो है वो खाली हो गए, चाहे प्लास्टिक के हों या लोहे के हों, उन्हें घर में इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। कभी बाथरूम में बाल्टी की तरह यूज कर लिया, या घर में अगर कोई पालतू पशु है, गाय भैंस, तो उसे पानी पिलाने के लिए वो कंटेनर यूज कर लिया। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस फूड चेन में एंटर कर जाएगा। अगर जानवर भी उसमें खा या पी रहा है तो उस एनिमल के मिल्क के जरिए वो इंसान के शरीर में पहुंचेंगे। या अगर आप उस बाल्टी में, उस कैन में पानी भर के इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने के लिए या किसी भी हाउस होल्ड वर्क के लिए, नेवर एवर, कभी भी नहीं करना है ऐसा। ठीक है जी? खास ध्यान रखिएगा आप इस चीज का। अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में, तो प्लीज उन्हें ये चीज जरूर समझाइएगा। दिस इज वेरी हार्मफुल, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए उन्हें। राइट नाउ, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, सुनिए। इंडियन agriculture was converted into an industrial system due to adoption of modern methods and technology. नए तरीके, नए इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए, जैसे आपने ट्रैक्टर्स सुना है, देखे हैं, इरिगेशन के बेटर सिस्टम्स, एग्रोकेमिकल्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो जिसने पूरी एक क्रांति ला, खेती बाड़ी को पूरी एक इंडस्ट्री की तरह से बना दिया, राइट, और भोजन की आपूर्ति करवाई। जो केमिकल्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, एग्रोकेमिकल्स, दे आर टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स टू अफोर्ड। देखिए, हर किसान उससे अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत कीमती है। Yield could not be increased further with existing varieties using conventional methods of agriculture. अगर कन्वेंशनल मेथड्स ही इस्तेमाल किए जाएंगे, राइट, जैसे बैल और हल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे उपज उस हद तक नहीं बढ़ाई जा सकती, है ना? एग्रोकेमिकल्स, दे कॉज्ड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एज आई टोल्ड यू। ये केमिकल सब्सटेंसेस एनवायरमेंटल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करेंगे, फूड चेन का हिस्सा बन जाएंगे, हमारे शरीर में पहुंचेंगे और बहुत नुकसानदायक साबित हों। सो एन ऑल्टरनेटिव टू एग्रोकेमिकल फार्मिंग इज ऑर्गेनिक फार्म। फिर देखा गया कि भैया ठीक है भाई, आप मत इस्तेमाल कीजिए ये यूरिया खाद, ये बाकी के फर्टिलाइजर्स, इनको कम से कम इस्तेमाल कीजिए तो बेहतर होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाए। आजकल आप सुनते होंगे मार्केट में इवन ऑर्गेनिक एग्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना? इसके अलावा कि भाई ये ऑर्गेनिक पोटैटोज हैं, ये ऑर्गेनिक गोभी है, ये ऑर्गेनिक मटर है, और वो कॉस्टली भी होते हैं। सो ऑर्गेनिक हम क्यों कह रहे हैं, आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, खाद दिखाई है हमने, मेन्योर्स यूज कर रहे हैं हम उसमें, राइट, वर्मी कंपोस्टिंग, कितनी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। सी, these are the bacteria which are used along with manure as biofertilizers. एजोटोबैक्टर आपने सुना है, राइजोबियम का नाम सुना है, नॉस्टॉक, एजोला, ये सब नाम आप याद रखें। कौन कौन से? ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें मैन्योर के साथ साथ बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच करेंगे। राइजोबियम, देन एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एजोला,
Remember these names, important. पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हम करते जा रहे थे फसलों पे, और इकोलॉजिकल बैलेंस तो डिस्टर्ब हुआ ही। वो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हमारी फूड चेन का हिस्सा तो बने ही, इसके अलावा एक और समस्या खड़ी हो गई कि वो जो पेस्ट थे ना, उन्होंने कहा भैया ठीक है, हमारे अंदर तो इसके लिए रेजिस्टेंस आ गई है, अब हमें तुम्हारे इन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। वेरिएशंस, व्हाट आर वेरिएशंस? Small genetic differences which are found among organisms belonging to same species. मच्छरों का एग्जांपल ले लीजिए, मॉस्किटोस। एक समय था जब उन पे डीडीटी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते थे तो मच्छर मर जाते थे। आज ये हालत हो गई है इतने सालों बाद कि अब डीडीटी से मच्छर नहीं मर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो रेजिस्टेंट हो गए, पहले नहीं थे। बेटा, वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। आपने 1000 मॉस्किटोस के ऊपर डीडीटी स्प्रे करा, सारे के सारे नहीं मरेंगे, कोई 10, 15, 20 मच्छर बच जाएंगे, वो ऑलरेडी डिफरेंट है दूसरों से। यही तो नतीजा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वैरायटी, वेरिएशंस। तो ऐसे ही इन पेस्ट्स में भी वेरिएशन था। लंबे समय तक आप छिड़काव करते रहे तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी पहले कम थी, वो सक्सेसफुली फीड और ब्रीड करी और उसने अपनी संख्या बढ़ा ली। तो इसलिए हम कह देते हैं दैट द मेजर पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट्स हैव बिकम रेजिस्टेंट टू द पेस्टिसाइड। रेजिस्टेंट पहले भी थे पर वो कम थे संख्या में, अब वो संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो फिर समस्या वही रह गई भाई, पेस्टिसाइड हमें वैसे भी नुकसान पहुंचा रहा है फूड चेन का हिस्सा बनके, और पेस्ट भी रेजिस्टेंट हो गए, तो भाई क्या करें, है ना। लो यील्ड जो हुआ था उसके लिए हमने कुछ समाधान सोचे और वो उल्टे ही पड़ गए। इतने लंबे समय बाद हम फिर एक मुसीबत में फंस गए हैं, है ना। तो इसका समाधान आया बायोटेक्नोलॉजी के से। अब हम उस मेन बात पे पहुंचे कि क्या रोल बायोटेक्नोलॉजी ने प्ले करा है इन समस्याओं से निपटने के लिए। ऐसी फसलों का उत्पादन किस प्रकार से किया गया जो हाई यील्डिंग वैरायटी हो, जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा हो, जो पेस्ट्स के लिए भी रेजिस्टेंट हो। बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने कहा कि हाँ, हम समाधान देंगे इस चीज का। जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे हम ऐसी क्रॉप्स, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी, बिकॉज हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो अभी मैं क्रॉप्स कह रहा हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मिला दिया दोनों को, एक नया क्षेत्र उभर के सामने आया, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग? देखते हैं जी। बायोटेक्नोलॉजी दैट कंट्रोल्स traits of organisms by bringing desirable changes in their genetic composition. कोई एक ऑर्गेनिज्म है मेरे पास, चलो मान लीजिए प्लांट, मैं उसकी जेनेटिक मेकअप को इस प्रकार से बदलता हूं टेक्नोलॉजी के जरिए कि अब मुझे मनचाहे रिजल्ट्स मिल जाएं। मैं एक प्लांट को, मान लो कॉटन है, रुई का पौधा जो है, कपास जिसे हम कहते हैं कॉटन, भाई मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर कीड़ा जो है, एक बॉल वर्म जो है, वो बड़ा नुकसान पहुंचाता है कॉटन को। मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इस कॉटन प्लांट को जेनेटिकली इंजीनियर करके कुछ ऐसा कर दूं कि अब वो बॉल वर्म नाम का कीड़ा इसे नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, सो मैंने उस प्लांट की जेनेटिक कॉम्पोजिशन के साथ छेड़छाड़ करी या बदलाव करा जिससे मुझे मनचाहा रिजल्ट मिला। यही क्षेत्र है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। एक बार फिर से पढ़ दूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी है ये भी, दैट कंट्रोल्स ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को कंट्रोल करा, राइट, बाय ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस, मन चाहे बदलाव कर दिए उसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन। और जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे बैक्टीरिया है, या जो भी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देने के बाद जो तैयार हुआ वो कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। जीएमओ फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
एक मिलता जुलता फुल फॉर्म हमने पढ़ा था ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI, दिस इज GMO। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देने के बाद जो ऑर्गेनिज्म हमें प्राप्त हुआ, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। डिफाइन करें इसको भी, चलो जी डिफाइन कर लेते हैं। GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये प्लांट्स हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। सो प्लांट्स भी हो सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी, फंजाई, राइट, whose genes have been altered by the process of genetic engineering। सिंपल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो है जिसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन को या जिसके जीन्स को बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के द्वारा हमने ऑल्टर कर दिया है, बदल दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है जी, चलो अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में किस प्रकार से हमारी मदद करी है उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जिनका जिक्र हम कर रहे थे कि लो यील्ड है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, पेस्ट्स हमारी फसलों पे हमला कर देते हैं। सो फिर बायोटेक्नोलॉजी ने कहां मदद करी है हमारी और किस प्रकार से मदद करी है? जो क्रॉप्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनते हैं, दे आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है जी, सच क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो होती हैं, दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, कोल्ड के लिए, ड्रॉट के लिए, सॉल्ट कंडीशंस के लिए, हीट के लिए, उनमें टॉलरेंस ज्यादा है। फायदा तो तभी है ना, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी वो बेहतर तरीके से जिंदा रह सकें, राइट जी, अगली जनरेशन बना सकें। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हमने समझना हो तो हम यही कहते हैं ना कि भाई the organism, whether it's plant or animal, should be able to survive in those conditions and successfully feed and breathe। तो एबायोटिक स्ट्रेसेस जो है, जो सभी प्लांट्स सहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उन्हें बेहतर तरीके से टॉलरेट कर पाते हैं, उनकी शक्ति बेहतर होती है। ठीक है ना, देयर विल बी रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्टिंग जब हमने कर लिया, फसल की कटाई कर लिया, हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसमें भी कितना नुकसान है। फसल का रखरखाव भी बहुत ज्यादा चाहिए। मान लो टमाटर जैसी ही कोई फसल है, भाई आपने खेत से टमाटर तोड़े और ट्रकों में भर करके आपको कई किलोमीटर दूर तक भेजने हैं। इतनी नाजुक सी क्रॉप है ना, टमाटर कितने डेलिकेट है, वो तो उसके बाद खराब हो जाएंगे। तो क्या हम ऐसे टमाटर बना सकते हैं जिनकी जो सेल्स की सेल वॉल हो वो इतनी आसानी से खराब ना हो? ये भी सोचना पड़ेगा। और ऐसा हुआ है वाकई ही। फ्लेवर सेवर टमेटोज जब आपको बताऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट, increased efficiency of mineral usage by plants। now plants मिट्टी में से पोषक तत्व लेते हैं, सूर्य की रोशनी और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके भोजन तो बनाते हैं, कुछ और आवश्यक तत्व जो हैं वो मिट्टी से ले रहे हैं। बेहतर तरीके से वो एब्जॉर्प्शन करें उनका, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम ना हो और प्लांट को भी ठीक से सब चीजें मिल जाए, है ना। एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर आपने राइस बनाया है और वो गोल्डन राइस है तो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ गई। विटामिन ए एनरिच्ड राइस जो है, दैट इज गोल्डन राइस। ठीक है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी संभव है क्या, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा पौधा बना लिया जाए, ऐसी फसल बना लिया जाए जिसे कोई कीड़ा खा ही ना पाए, और अगर खाए तो वो कीड़ा ही मर जाए, है ना। या तो कह दो कि भाई वो नॉन पैलेटेबल हो जाए, कीड़े को पसंद ही नहीं है, उस प्लांट में से कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं कि उसके आसपास पेस्ट नहीं जाना चाह रहा, भाई मैं नहीं खाऊंगा ऐसे, है ना, बड़ा गंदा लग रहा है सूंघने में, देखने में, है ना, तो पेस्ट सेज आई वांट टू स्टे अवे। दूसरा कि अगर उस पेस्ट ने उसे खाया तो वो खुद ही मर जाए, और अगर वो मर गया तो रिप्रोडक्शन साइकिल तो रुक गया ना, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा फिर, जो भी पर्टिकुलर वो इंसेक्ट होगा, वर्म होगा या जो भी है। यू गॉट इट। सो रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स, की केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करके हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना ले। तो ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स कैसे बनते हैं, राइट। चलिए हेडिंग दीजिए, बड़ी ही मजेदार बात है जो बताने जा रहा हूं आपको। हाउ कैन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्रिएट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट।
किस प्रकार से हम ऐसा पौधा बना सकते हैं, ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिसमें उपज तो बेहतर है ही, परंतु उसे पेस्ट भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। दो मेन टेक्निक्स हैं इसके। जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए दो मेन टेक्निक्स हैं, जिसमें एक मैं डिस्कस करूंगा कि बीटी कॉटन कैसे बनाया गया। एग्जांपल लेके बता रहा हूं बीटी कॉटन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है जी? बीटी कॉटन। एंड सेकेंड, आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस। आरएनए का ट्रांसलेशन ना होने दो, प्रोटीन ना बनने दो, इंटरफेयर कर दो कहीं बीच में। देखो, आप जानते हैं डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। सो आरएनए अगर ट्रांसलेट ना होने दे हम, तो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगा। दैट मीन्स आरएनए के ट्रांसलेशन के लेवल पे भी हम कुछ बदलाव कर सकते, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं बीटी कॉटन के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किस प्रकार से हमने बनाई, बीटी कॉटन में क्या हमने प्रोसीजर यूज करा, एंड आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस भी हम पढ़ेंगे। सो दोनों चीजें आपने नोट करी। चलो जी, पहले किससे शुरू करें? बीटी कॉटन। बीटी, क्या बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी है? नहीं। यहां ये जो बीटी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये हम समझेंगे कि भाई ये बीटी क्यों यूज करा है टर्म, राइट? चलो, बीटी कॉटन। बहुत से बच्चों ने कपास की खेती देखी होगी, लहलहाते हुए खेत, बड़े खूबसूरत, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सफेद चद्दर बिछ गई है ना? इतना खूबसूरत लगता है। मैंने देखा हुआ। Once I went to a typical village in Punjab and I actually saw this beauty of the nature. It's beautiful, amazing. So cotton is very important crop in India. कपास जो है इसकी खेती इंडिया में की जाती है, और इससे जो है कपड़ा भी बनाया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी बेस्ड है। भारत जो है इसका निर्यात भी करता है कपास का। बड़ी इंपॉर्टेंट फसल है जी ये ना। आप देख सकते हैं कैसे होता है कॉटन का ये जो ब्लूमिंग है, ऐसे बड होती है ना, फिर ये फूटते हैं और फिर उसमें से रुई दिखती है और फिर इसको इकट्ठा करते हैं, है ना? सो ब्लूमिंग ऑफ कॉटन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। लेकिन इस कॉटन के साथ ना एक समस्या जुड़ी हुई। ये जो आपको कैटरपिलर जैसा एक कीड़ा दिख रहा है ना, बॉल वर्म कहते हैं। दिस बॉल वर्म कॉजेज डैमेज टू कॉटन। चलिए जी, ये तो बड़ी ही खराब बात है कि ये हमारी उस अच्छी सी फसल को नुकसान पहुंचाता है। बॉल, BOLL, बॉल किसको कह रहे हैं? वो जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से कपास निकल रही है जिसके ब्लूमिंग से, दैट इज कॉल्ड बॉल है। ये गेंद वाला बॉल नहीं है, दैट इज BALL, बॉल। दिस इज BOLL, राइट? इट कॉजेज डैमेज टू कॉटन। ओके, देख पा रहे हैं? सो कॉटन को ये डैमेज करता है। सो डैमेज्ड कॉटन बॉल जो होगा वो ब्लूम नहीं करेगा, तो फिर समस्या है भाई। चलो देखते हैं इसका क्या समाधान कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक चीज देखी, एक बात ऑब्जर्व करी कि मिट्टी में, सॉइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, लिखिए स्पेलिंग सभी बच्चे, BACILLUS। बैसिलस जीनस से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर है, बहुत बार हमने बैसिलस के बारे में पढ़ा है। Bacillus thurin, THURIN, thuringiensis, GIENSIS। सो ये स्पेलिंग गड़बड़ नहीं करने हैं बेटा। Bacillus thuringiensis, तो बैसिलस का बी लिया और थ्यूरिंजियंसिस का टी लिया, तो ये कहलाता है बीटी। तो जब हम बीटी कॉटन कहते हैं ना, बीटी डज नॉट स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी, दैट स्टैंड्स फॉर दिस बैक्टीरिया। क्या रिलेशन है इस बैक्टीरिया का, अभी समझते हैं जी। सो मैंने कहा मिट्टी में ये एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बैक्टीरिया के पास अपना प्लाज्मिड है। भाई प्लाज्मिड से आप फेमिलियर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसके पास। बैसिलस thuringiensis के पास प्लाज्मिड है, और उस प्लाज्मिड में एक जीन है जिसका नाम है क्राई जीन, CRY जीन। लिखो, बैसिलस thuringiensis के पास जीन है CRY जीन है। चलिए मैं लिखता हूं जी आपके लिए, जस्ट अ मिनट।
बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के पास जीन है CRY, ऐसे छोटे अक्षरों में लिखना है CRY जीन। ये CRY की फुल फॉर्म क्या है? ये CRY एक प्रोटीन बना रहा है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन प्रोटीन। जीन्स दे एनकोड फॉर प्रोटीन्स ओनली। सो बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के पास एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में जीन है क्रायोजीन। क्रायोजीन एक प्रोटीन बनाता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन, और उसी क्रिस्टलाइन प्रोटीन को एक टॉक्सिन की तरह हमने इस्तेमाल करा, राइट? वो प्रोटीन बीटी टॉक्सिन है, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस टॉक्सिन। ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को खुद को क्यों नहीं मार डालता? क्योंकि बैक्टीरिया के शरीर में ये इनएक्टिव है। इसे एक्टिवेट करने की एक प्रक्रिया है। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि मिट्टी में पाए जाने वाले इस बैक्टीरिया के पास एक जीन है, वो जीन एक प्रोटीन बना रहा है, जो प्रोटीन एक टॉक्सिन है, परंतु वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें, कि ये वाला जीन हम अपने कॉटन प्लांट में डाल दें, कॉटन प्लांट में ये प्रोटीन बनेगा, और अगर बॉलवर्म इसे खा जाएगा तो उसके शरीर में जाके एक्टिव होगा और वो उससे मर जाए। मैं बताता हूं, पूरी प्रक्रिया बनाता हूं, सुनो सुनो सुनो। ये जो बीटी कॉटन का हम जिक्र कर रहे हैं ना, इसमें हमने बीटी टॉक्सिन की बात करी। बीटी टॉक्सिन, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस टॉक्सिन। बीटल्स अगर इसे खा लें, ये टॉक्सिन अगर बीटल के शरीर में पहुंच जाए तो वो मर जाते हैं। मॉस्किटो के शरीर में पहुंच जाए वो भी मर जाएंगे। मक्खियां जो है फ्लाइज, वो भी मर जाएंगी। आर्मी वर्म्स, टोबैको बर्डवर्म, ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं, दिख रहे हैं? आर्थ्रोपोड्स जो है, इनके शरीर में अगर ये चला गया टॉक्सिन, तो इनके शरीर में जाने के बाद एक्टिव होगा और ये मर जाएंगे ना। देखिए, ये देखो टॉक्सिन ने मार डाला इन सब। डिड यू सी दिस? इसमें वर्म्स आ गए, लेपिडोप्टेरन्स जो है, ये आर्थ्रोपोड्स ही हैं सारे। फ्लाइज डिप्टेरन्स एंड बीटल्स सिलोप्टेरन्स। कोइलोप्टेरा भी लिख देते हैं, सिलोप्टेरा भी प्रोनाउंस कर देते हैं। सो ये जो लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है, ये सब इसी के मेंबर्स हैं, इसी के ग्रुप्स हैं। ठीक है जी? सो बीटी टॉक्सिन इन सबको मार डालता है। नाउ बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के द्वारा बनाया गया ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जिसे क्रायोजीन बना रहे हैं, ये खुद बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं मार देता? ये बात मैंने अभी अभी बोली। खुद बैक्टीरिया को ये इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि बैक्टीरिया के शरीर में ये एक प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। तो अब एक्टिवेट होगा तभी जाकर के फिर ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी? इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं था। देन हाउ डज दिस टॉक्सिन किल द वर्म्स? बैक्टीरिया को नहीं मारा, उसमें वो इनएक्टिव है, प्रोटॉक्सिन है। वर्म को कैसे मार दिया? चलो जी देखते हैं। इधर देखिए, इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन जब वर्म के शरीर में गया, मान लो उस वर्म ने मिट्टी खा ली, उस वर्म ने मिट्टी खाई और वो बैक्टीरिया उसके शरीर में गया, टॉक्सिन गया, तो वर्म्स की जो गट है, मिड गट होती ना, आपने पढ़ा होगा, कॉकरोच भी तो एक इंसेक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। सो मिड गट का जो एल्केलाइन पीएच है, इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में एल्केलाइन पीएच मिलने पर वो टॉक्सिन कहता है मैं एक्टिव हो जाऊंगा। टॉक्सिन एक्टिव हो गया, तो प्रोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में बदलने की कंडीशन थी कि इंसेक्ट के शरीर में जाए, इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में, मिड गट में एल्कलाइन पीएच उसे एक्टिव कर देगा और वो क्रिस्टलाइन टॉक्सिन डिसॉल्व होके उस वर्म को किल कर देगा। मिड गट की जो इंटेस्टिनल लाइनिंग के जो सेल्स हैं, वहां पे पोर्स कर देगा, छेद कर देगा, लाइसिस होगा, सेल्स मर जाएंगे और वर्म मर जाएगा बेचारा। ठीक है? साइंटिस्ट ने ये बात ऑब्जर्व करी तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात, अगर ये वर्म इस तरीके से मर सकता है तो ये जीन किसी तरह प्लांट में पहुंचा दो, बीटी कॉटन बना दो, और अगर वो वर्म कॉटन वाले प्लांट पे हमला करेगा, उसे खाने आएगा, जैसे ही प्लांट सेल को खाएगा, वो इनएक्टिव प्रोटीन शरीर में पहुंचा, एक्टिवेट हुआ और वो वर्म मर जाएगा। दैट इज वेरी गुड। चलो जी देखते हैं हमने ये कैसे करा। आइडिया मिल गया ना? यहां से आइडिया क्या मिला? देखो जी, कॉटन प्लांट का दुश्मन है ये वर्म,
और इस वर्म का दुश्मन है ये बैक्टीरिया। मान लीजिए मैं कॉटन प्लांट हूं और ये है वर्म, ये मेरा दुश्मन है। ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका दुश्मन है। सो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस बैक्टीरिया को अपना दोस्त बना लूं कि भैया तू मेरे पास आ जा, जब ये वर्म मुझे खाने आएगा तो ये मर जाएगा। गॉट इट? ठीक है जी। तो हमने दिखाया कि कॉटन प्लांट के लिए दोस्त के रूप में साबित हुआ ये बैक्टीरिया। एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, ये कहावत आपने सुनी हुई है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। ठीक है जी। सो एक्सप्लोरिंग दिस इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिस्ट दे थॉट अ यूनिक आइडिया ऑफ मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट्स। इन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट्स बना सकते हैं, और हमने सक्सेसफुली बनाए। देखो भाई कैसे बनाए। बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड में जो क्राई जीन है, हमें उसे किसी तरह प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ना है। वेक्टर का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, है ना। पहले ये क्राई जीन काटना पड़ेगा यहाँ पे, तब वो अल्टीमेटली जाके प्लांट के डीएनए में जाएगा। देखो ये ऐसा करा ना हमने। सो क्राई जीन, अब वो सब बातें हमने पढ़ी हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन, आइसोलेशन ऑफ द जीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सारी टेक्निक्स हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना ले, है ना। सो प्लांट के डीएनए के साथ जब वो क्राई जीन जुड़ जाएगा तो हम जानते हैं कि फिर प्लांट का वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए खुद टॉक्सिन बनाने लग जाएगा, पर वो इनएक्टिव होगा प्लांट में, है ना। प्रोटॉक्सिन होगा तो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वो कीड़ा, वो वर्म आकर के प्लांट को खाएगा तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है जी। राइट नाउ एक बात सुनो, मैंने पहले भी बताई थी बात। डज द बीटी इन बीटी कॉटन मीन्स बायोटेक्नोलॉजी? दिस कैपिटल बी स्मॉल टी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी? नो नो नो। देखो जी, ये वर्म कह रहे हैं नहीं, नो। बीटी मीन्स बैसिलस thuringiensis. ओह नो, दिस मेक्स मी क्राई। इसका नाम सुनते ही मुझे रोना आ जाता है। ठीक है। बॉलवम कह रहा है कि भाई बैसिलस thuringiensis तो मेरा दुश्मन है, इसका क्राई जीन ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिसे मैंने खा लिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है जी। राइट। सो ये हमारा बीटी कॉटन प्लांट है। बीटी कॉटन प्लांट जो है, इसको, ये रहे इसके कॉटन बॉल्स और ये रहा वर्म। इसको लग रहा है कि मैं इसे खा जाऊं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर नहीं, इसे खाना बड़ा ही नुकसानदायक साबित होगा। वो इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन जब उस बॉलवर्म के शरीर में गया, यहाँ पे हमने ये स्क्वायर स्क्वायर बना के आपको दिखाया है, इनएक्टिव, रेड कलर में एक्टिव हो, वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट, मिडगट में पहुंच गया, इंसेक्ट की मिडगट में पहुंचा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हुआ एल्कलाइन मीडियम में, अपने रिसेप्टर्स के साथ जुड़ा, सेल्स का लाइसिस हुआ, टॉक्सिन इज एक्टिवेटेड एंड इट मेक्स होल्स इन द गट। होल्स हो गए गट में, छेद हो गए, राइट। मर जाएगा वो। फिर से दिखा दूं ये चीज, चलो ये फिर से देख लीजिए एक बार, इधर देखिए, सी, जस्ट सी, दिस इज आवर बीटी कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल, वर्म किल होगा। वर्म किल कैसे होगा जी, देखते हैं एक बार, इधर देखिए कैसे ये वर्म किल होगा। लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। इस ब्यूटीफुल स्लाइड के जरिए हम समझते हैं, इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन जब उसके शरीर में पहुंचा, इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर्स के साथ जुड़ा, छेद हो गए इंटेस्टाइन में, एंड द टॉक्सिन विच इज एक्टिव इज नाउ किलिंग दी वर्म। ये रहा जी हमारा वर्म किल हो गया, मर गया, राइट। नाउ एक चीज और सुनिएगा, जो क्राई जीन की हम बात कर रहे हैं, बैसिलस thuringiensis का क्राई जीन की बात हो रही थी ना, ये रहा, ये कई तरह के हैं। देयर इज CRY1AC, CRY2AB, CRY1AB। जो CRY1AB है ये कॉर्न बोरर के लिए भी, कॉर्न बोरर जो है ये भी पेस्ट है, और CR1AC एंड CR2AB कॉटन बॉलवर्म के लिए। ठीक है।
सो उस बैक्टीरिया के बैसिलस के जो प्लाज्मिड में ये अलग अलग जीन्स हैं और अलग अलग तरह के पेस्ट के लिए इफेक्टिव। समझ आया जी? नाउ जो हम बात कर रहे हैं बीटी कॉटन की, ये इंडिया में भी उपलब्ध है, ठीक है जी, लगभग सन 2004 के करीब की बात है। और इसके अलावा हमने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, देन बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टमाटो भी बनाए। सो है ना ये इंटरेस्टिंग बात? बायोटेक्नोलॉजी ने देखो कितनी बड़ी क्रांति ला दी कि अब आपको कपास की इस फसल को या उसके अलावा कि ये सोयाबीन, टमाटर, कॉर्न, ब्रिंजल, राइस, पोटैटो, इनको पेस्टिसाइड्स इनके ऊपर डालने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसी तकनीक बना दी है, नेचुरली ही ये प्लांट्स रेजिस्टेंट है उनके लिए। पर क्या इस बात का कभी कोई लंबे समय में नुकसान हो सकता है? सोचिएगा इस बात, क्यों इतनी ज्यादा डिबेटेबल हो जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं। लंबे समय में क्या ये नुकसानदायक साबित हो सकते हैं या नहीं, इस पर भी विचार कीजिएगा। हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में, ठीक है बेटा? राइट। सो मैं आपको बता रहा था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की एग्जांपल्स, जिसमें बीटी कॉटन और दूसरा है आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस। तो ये आरएनए बेस्ड इंटरफेरेंस पेस्ट रेजिस्टेंस जो है, राइट जी, आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बहुत सारी नई बातें आपको सीखने को मिली हैं और अब वाकई इंटरेस्ट आ रहा होगा कि जो इतने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल कहाँ होते हैं। और भी कई इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें रिवाइज जरूर कीजिएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।